दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग? चलिए हम लोग देखते हैं। आज अपनी पहली क्लास होने वाली है हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की। यहाँ पर हम लोग चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे। यहाँ पर जो भी हिंदी साहित्य में आपको पढ़ना है, आपको पता ही है कि आपकी परीक्षाएं होने वाली थी और वो सारी की सारी टल गई हैं। जो भी नेट जेआरएफ की परीक्षा हो रही थी, इस महीने होनी थी ना 18 तारीख के मध्य तक, वो सब टल गई हैं। तो आपने ठीक ठाक तैयारी कर ली होगी उसी तिथि को आधार बनाकर। यहाँ पर हम लोग चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करेंगे सिर्फ, ठीक है ना। तो जो भी आपने पढ़ा है वह सब आपका यहाँ पर दोहरा जाएगा। बहुत रामबाण होने वाला है यह सारी क्लास आपके लिए, इसलिए चैनल पर हमेशा बने रहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाएं जो भी क्लासेस यहाँ पर हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ की अपलोड की जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में एक सेक्शन मिल जाएगा हिंदी साहित्य टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ। तो उस सेक्शन में जाके आप सारी क्लासेस को वहाँ पर देख सकते हैं डे बाय डे, जैसे यहाँ पर क्लासेस अपलोड होती हैं, ठीक है ना। तो साथ में बने रहिए और अपने सुझाव को ज़रूर एक बार कमेंट में बता दीजिएगा। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले आदिकाल से और उसके बाद से अलग अलग कालों को हम यहाँ पर डिटेल में देखते हुए चलेंगे और हमारा रिविज़न होता हुआ चलेगा, ठीक है ना। तो आदिकाल, ठीक है। यहां पर हम सबसे पहले काल विभाजन देखेंगे इसका। किस किस विद्वान ने क्या क्या बातें कही हैं आदिकाल के विषय में और क्या क्या लिखा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो नाम आता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, वह आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का, ठीक है ना। जॉर्ज ग्रियर्सन का सबसे पहले नाम आता है। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया था और पहला विद्वान इन्हीं को कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने के प्रयास में, ठीक है ना। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 जो है भागों में बांट कर लिखा था, ठीक है ना। 11 भागों में बांटा था। लेकिन जो इनके इतिहास लेखन का जो इन्होंने जिस क्रम में बांटा था ना, वो कोई साहित्यिक क्रम नहीं था। इन्होंने ऐतिहासिक जो घटनाएं थी उन आधार पर इन चीज़ों को बांट कर देखा था, ठीक है ना। तो जैसे मुगलों के काल में जो साहित्य लिखा गया उसको इन्होंने अलग से लिख दिया। तुलसीदास जी के समय में जो साहित्य लिखा गया उसको अलग से इन्होंने स्थान दे दिया। रानी विक्टोरिया के समय में, ब्रिटिश काल में जो भी साहित्य लिखा गया उसको अलग स्थान दे दिया। तो इन्होंने इस प्रकार से चीज़ों को बांट कर लिखा था, कोई साहित्यिक आधार नहीं दिया था इन्होंने, इसलिए सर्वमान्य नहीं है इनका यह जो है विभाजन, ठीक है ना। तो खैर इन्होंने 11 भागों में बांट के देख लिया था, जिसमें से पहला जो काल था ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारण काल। आदिकाल को इन्होंने चारण काल बोला था। यह काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछा गया था कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है, ठीक है ना। तो पहला था क्या, चारण काल। एक मिनट, चारण काल। अब इसी प्रकार से इन्होंने जो दूसरा काल विभाजन किया ना, इसको काल विभाजन ना बोले, इसको सिर्फ साहित्य का विभाजन बोले तो ज़्यादा ठीक है ना। इन्होंने चूंकि काल के हिसाब से इसको नहीं बांटा था, तो इन्होंने दूसरा जो विभाजन किया वो तो 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। इन्होंने एक बात और मैं आपको बताता हुआ चलूं कि चारण काल में इन्होंने 9 कवियों को स्थान दिया था, ठीक है ना। 9 कवियों को इन्होंने चारण काल में स्थान दिया था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ठीक है ना। तो ग्रियर्सन ने चारण काल में इन निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान दिया, ठीक है ना। ऐसे 4 विकल्प दे देगा, उन्हीं 9 में से एक जो है यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें से कौन कौन थे? सबसे पहले तो पुण्य जो है, पुण्य कहते हैं उनको या पुण्य कहते हैं, पुष्य भी बोलते हैं कई जगहों पर इनको, ठीक है ना। तो पुण्य बोले या पुष्य भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं। तो इनको, सारंगधर को, केदारनाथ को, इन सारे लोगों को इन्होंने जो है क्या बोला था, खुमान सिंह हो गए। इन चारण काल में इन सारे कवियों को इन्होंने एक साथ रखा था, ठीक है ना। 9 कवियों को इन्होंने स्थान दिया था
तो यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा 9 कवियों को, 9 कवियों को इन्होंने स्थान दिया था, जिसमें से पुण्य हो गए और दूसरा सारंगधर हैं, सारंगधर को इन्होंने जो है आदिकाल चारण काल के कवि के रूप में इन्होंने स्थापित किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर खुमान सिंह केदार, ये सारे जो कवि थे ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो नाम है मैं उनको बताता चल रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण नाम है जगनिक का। जगनिक को इन्होंने चारण काल के कवि के रूप में स्थान दिया था, ठीक है ना। जगनिक हो गए, चंद हो गए, और जो यहाँ पर जोधराज, ये सारे जो कवि थे ना, इन्होंने इन सबको स्थान दिया था चारण काल के कवियों में, ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया। अब हम काल विभाजन देख रहे हैं चूंकि ना अभी, तो काल विभाजन देख लेते हैं पहले। तो इन्होंने पहला चारण काल कहा, और दूसरा जो इन्होंने कहा ना वह 15वीं शताब्दी, दूसरा है 15वीं शताब्दी में का धार्मिक पुनर्जागरण, ठीक है ना। और जो तीसरा इन्होंने काल विभाजन किया ना, वह क्या था, यहां पर जायसी की प्रेम कविताएं, जायसी की प्रेम कविताएं। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई साहित्यिक, यहाँ पर किसी प्रकार के साहित्यिक काल को आधार नहीं बनाया गया था, साहित्य की प्रवृत्तियों को आधार नहीं बनाया गया था। ऐसे सामान्य प्रवृत्तियों को ही, घटनाओं को आधार बनाकर उन्होंने साहित्य का विभाजन कर दिया था, ठीक है ना। इसलिए यह सर्वमान्य नहीं हुआ था, ठीक है ना। अब चौथा, जैसे इन्होंने क्या कहा था कि ब्रज में जो भी कृष्ण संप्रदाय के कवि हैं उनको एक साथ इन्होंने रख दिया। तो यहाँ पर चौथा क्या कहा, ब्रज के कृष्ण संप्रदाय के कवि, कृष्ण संप्रदाय, ठीक है ना। तो ब्रज के जो कृष्ण संप्रदाय के लोग थे उनको, इनको अलग से स्थान यहां पर उन्होंने दिया। और जो पांचवा इनका काल विभाजन था ना, वह क्या था, मुगलों का काल, ठीक है ना, मुगल दरबार, ठीक है ना। इन्होंने मुगल दरबार के जो साहित्य थे उनको एक स्थान पे इन्होंने ऐसे रख दिया। तो इन्होंने इस तरह से काल विभाजन किया था। और कुछ यहाँ पर जैसे तुलसीदास जी को, तुलसीदास को इन्होंने अलग स्थान पर रखा। फिर रीति काव्य को इन्होंने रखा, फिर 7वें नंबर पर रीति काव्य। तो इस तरह से इन्होंने 11 भागों में बांटा था। यह नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके आगे मैं आपको चलिए मैं लिखवा ही देता हूं, ठीक है ना। तो 8वें नंबर पर इन्होंने क्या कहा, तुलसीदास के अन्य परवर्ती, ठीक है ना, तुलसीदास जी के अन्य, एक मिनट, परवर्ती, ठीक है ना। तो इन्होंने, अब जो 8 हो गया, फिर 9वां जो हमारा है, चलिए 2 और बचते हैं, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। फिर इन्होंने 18वीं शताब्दी को एक अलग स्थान दिया। उसके बाद से इन्होंने कहा कि 10वें नंबर पर विक्टोरिया का जो समय था ना, उसको इन्होंने रखा था, ठीक है ना। माफ करिए, कंपनी के शासन को रखा था, ठीक है। कंपनी के शासन में जो भी यहाँ पर साहित्य लिखा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, तो इन्होंने जैसे अब खुद ही आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि क्या ये सब साहित्यिक आधार हो सकते हैं किसी भी साहित्य के इतिहास के को बांटने के। तो ये आधार नहीं हो सकते ना। यहाँ पर तो हमने सामान्य जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जो देश में जो घटनाएं हो रही हैं, उनको आधार बनाया और साहित्य को उन आधारों पर हमने लिख दिया, ठीक है ना, उन आधारों पर हमने विभाजित कर दिया। ये कोई आधार नहीं है ना, ये गलत आधार है, तो इस वजह से यह मान्य भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब 11वें नंबर पर जो यहाँ पर बात आती है ना, वो विक्टोरिया के समय में, ठीक है ना, भारत।
विक्टोरिया के समय का, विक्टोरिया के समय का भारत, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पर चूंकि जगह नहीं बचा है मैं उसको लिख नहीं पाऊंगा, तो लिख लीजिएगा महारानी विक्टोरिया के शासन में जो हिंदुस्तान था, ठीक है ना। तो इन्होंने इन 11 भागों में इसको बांट कर देखा था, ठीक है ना। तो अब एक बात और यहाँ पर कर लेते हैं हम कि चारण काल को इन्होंने, चारण काल का जो काल था ना वह क्या बताया है। तो चारण काल को इन्होंने 700 से 1300 ईस्वी तक का समय माना है, ठीक है ना। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण था, यह 11 भागों में इन्होंने बांट कर इसको देखा था, ठीक है ना। अब जो अगला हमको बांट कर देखना है वह कौन होंगे, मिस्र बंधु होंगे, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर हमको क्या देखना है, मिस्र बंधु। मिस्र बंधु 3 भाई थे, आप सभी को पता है। मिस्र बंधु, मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोद नाम से पुस्तक लिखी थी तीनों भाइयों ने मिलकर, और इन तीनों भाइयों की जो पुस्तक थी ना हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक थी ना। यहाँ पर 3 भाइयों का नाम क्या था, परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। इन तीनों भाइयों का नाम क्या था, इन तीनों भाइयों का नाम था ना श्याम बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र, और जो दूसरे थे ना वो सुखदेव बिहारी थे। आप यहां पर ऐसे कभी कभी भ्रमित करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना। नेट जेआरएफ में तो ऐसा बदमाशी बिल्कुल हो सकता है कि यहाँ पे का की जगह पर खा लिख दें, ठीक है ना। तो आप लोग सुखदेव के नाम पर और जो है यहाँ पर सुखदेव लिख दें, तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपने पढ़ा है सुखदेव और यहाँ पर सुखदेव, आप भ्रमित हो जाएं, सुखदेव हो सकता है, सुखदेव तो कोई नाम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर शुक्र से सुख बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सुख नहीं है, वो सुख ही है, ठीक है ना। सुखदेव नाम था उनका, ठीक है ना, सुखदेव बिहारी मिश्र। एक मिनट मैं इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि इधर हम लिख नहीं सकते। सुखदेव बिहारी मिश्र, और जो तीसरे थे ना वह गणेश बिहारी मिश्र थे। तो इन तीनों ने जो है मिलकर मिश्र बंधु विनोद नामक पुस्तक लिखी थी, मिश्र बंधु विनोद, ठीक है ना। तो यह काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है ना। यहां पर देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हुआ चलूं, जो सुखदेव बिहारी मिश्र थे ना, मैं इनकी बात करूं, मैं पहले पेन चेंज कर लेता हूं। मैं सुखदेव बिहारी मिश्र की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये नागरी पचाड़ी सभा में ना, नागरी, काशी नागरी पचाड़ी सभा ऐसे लिखे, काशी में ही थी नागरी पचाड़ी सभा, काशी नागरी, मैंने नागरी लिखा ही था, ठीक है ना, नागरी प्रचारणी। नागरी मतलब जो देवनागरी भाषा है ना उसकी बात की जा रही है, उसके प्रचार करने के लिए, उसके प्रचार प्रसार, उसके विस्तार के लिए जिस सभा की स्थापना की गई थी ना, प्रचारणी सभा जो थी, उसके जो हस्त लिखित जो साहित्य थे ना उसके समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है ना। ये अध्यक्ष थे उसके, ठीक है ना। तो सभा के हस्तलिखित साहित्य के खोज की समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो सुखदेव बिहारी मिश्र जो थे ना वो काशी नागरी प्रचारणी सभा में जो हस्तलिखित साहित्य के खोजने की एक समिति बनाई गई थी, हिंदी साहित्य को खोजने की, उसके जो है अध्यक्ष थे ये, ठीक है ना। बहुत विद्वान व्यक्ति थे जो है सुखदेव बिहारी, तीनों भाई जो थे वो काफी विद्वान थे, ठीक है ना, लेकिन सुखदेव बिहारी मिश्र उसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो अगर हम जो है मिश्र बंधुओं के काल विभाजन की बात करें, हम यहाँ पर काल विभाजन ही ना देख रहे हैं अभी, तो काल विभाजन हमने जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन को देख लिया। अब मिश्र बंधु के काल विभाजन की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुल 5 भागों में बांटा था, ठीक है ना। तो 5 भागों में, तो ऐसे इसको पहले लिख लें, मिश्र बंधुओं ने
साहित्य के इतिहास को, अब किस साहित्य का इतिहास की बात हो रही है आपको पता है? हिंदी साहित्य के इतिहास की। साहित्य के इतिहास को 5 भागों में, 5 भागों में व 8 कुल भागों में, इसकी कुछ उप भाग में भी बांटे थे। 5 भागों में कुछ इन्होंने 3 अलग अलग उपभाग भी बनाए थे। तो कुल मिला जुलाकर 8 उपभागों में 8 कुल भागों में बांटा था। ठीक है ना। कौन कौन से भाग थे उसको हम देख लेते हैं। पहला जो था प्रारंभिक काल, इन्होंने कहा था पहले नंबर पर प्रारंभिक काल, ये 700 से 1444 तक मान सकते हैं, या 2 अलग अलग खंडों में हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो पहला क्या था? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल। अब प्रारंभिक काल को 2 हिस्सों में इन्होंने बांट दिया था। पहला था पूर्व प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, और दूसरा था उत्तर प्रारंभिक काल। ठीक है ना। तो अब यहां पर पूर्व प्रारंभिक काल को इन्होंने बांटा था 700 से 1343 तक। ठीक है ना, इन्होंने इसको बांटा। उसके बाद से उत्तर प्रारंभिक काल इन्होंने कहा कि 1343 से 1444 तक। ठीक है ना, इन्होंने इस तरह से इसको बांटा था पहले काल को। ठीक है ना, प्रारंभिक काल को। ठीक है ना। उसके बाद से जो दूसरा था ना, इन्होंने कहा था मध्यकालीन काल। ठीक है ना, माध्यमिक काल। ठीक है ना। तो यहां पर यह लिख दीजिए माध्यमिक काल। ठीक है ना। अब माध्यमिक काल को भी इन्होंने 2 कालों में बांट लिया था। ठीक है ना, 2 भागों में इसको भी बांट लिया था। तो पहला हो गया पूर्व माध्यमिक काल, और जो दूसरा है वह है उत्तर, या प्रौढ़ बोल दें इसको। ठीक है ना, प्रौढ़ माध्यमिक काल इसको बोलें, उत्तर बोलें या प्रौढ़। ठीक है ना, थोड़ा और अधिक जब विकसित हो गया तो प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक है ना। अब इसके काल विभाजन की बात करें, इसके समय की बात करें ना, तो इन्होंने इसका समय 1445 से 1560 माना है। ठीक है ना, 1560, 1445 से 1560, और यहाँ पर 1561 से 1680 तक का समय जो है वह प्रौढ़ मध्यकालीन माध्यमिक काल इन्होंने माना है। ठीक है ना। तो इन्होंने कुल 5 भागों में बांटा है। 5 भागों में हमने यहाँ पर 2 भाग देख लिए। और जो तीसरा था ना हमारा, वह है अलंकृत काल। अलंकृत काल। समय नहीं पूछा जाता इसलिए मैं समय लिख नहीं रहा हूं। अब मैंने 2 का आपको बता ही दिया। ठीक है ना। और जो चौथा इन्होंने समय बांटा था वह था परिवर्तन काल। परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का समय आप लिख लें अभी, जो है ये परिवर्तन काल तो अभी नया का ही काल था। तो इन्होंने 1890 से 1924 तक का समय परिवर्तन काल माना। अलंकृत काल को अगर हम देखना चाहें तो देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 1680 ना। अब 1680 के बाद का जो समय था ना, 1680 से लेकर जो हमारा 1700 करीब 1890, हाँ, तो 1889 तक का इसको कह दीजिए। 1889 तक का जो समय था, इसमें भी 2 भाग थे इसके अलग अलग, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना। तो 1889 तक का समय यह था, और परिवर्तन काल 1889 से 1924 तक का काल था। ठीक है ना। और जो 5वां हमारा था ना, वो तो वर्तमान काल है। ठीक है ना, वर्तमान काल, यह
1924 से मान लीजिए 1925 से अभी तक का समय, अभी तक, ठीक है ना। तो यह जो है इन्होंने 5 भागों में इसको बांटा था। वह कौन कौन सा था? मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल में बांटा इसको सबसे पहले, फिर उन्होंने माध्यमिक काल में बांटा, और इन्होंने अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इन सारे भागों में इसको बांट लिया था, ठीक है ना। अभी हम आदिकाल के विषय में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण जिसका काल विभाजन रहा है उसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण किसका रहा है? तीसरा, आचार्य शुक्ल जी का, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल जी कहाँ के थे? यह बस्ती में एक गांव है अगौना, ठीक है ना, यही मेरे ज़िले के बगल में पड़ता है। तो यहाँ पर बस्ती के पास के ये थे, ठीक है ना। काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे और काफ़ी प्रोग्रेसिव सोच के थे, ठीक है ना। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा और सर्वमान्य मत इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन्होंने अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे बताता चलूँ, यहाँ पर प्रारंभिक काल, मिस्र बंधु विनोद ने आदिकाल को प्रारंभिक काल बोला, ठीक है ना। यह प्रारंभिक काल जो है आदिकाल को ही इन्होंने बोला था ना, आदिकाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रारंभिक काल को आदिकाल मिस्र बंधु विनोद में मिस्र बंधुओं ने कहा था, ठीक है ना। अब अगर हम रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने आदिकाल ही इसको नाम दिया था, ठीक है ना। वीर गाथा काल नाम दिया था। इन्होंने आदिकाल भी कहा था लेकिन आदिकाल पर इतना जोर नहीं दिया इन्होंने। आदिकाल, सबसे पहला जो आदिकाल शब्द है ना वो रामचंद्र शुक्ल जी की ही पुस्तक में मिलती है, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने आदिकाल शब्द पर इतना जोर नहीं दिया, चूंकि इन्होंने कहा कि यहाँ पर रासो साहित्य चूंकि वीरता से संबंधित साहित्य था, वो सब हम भी देखेंगे, वीरता से संबंधित साहित्य था, इस वजह से इसको वीर गाथा काल कहा जाना चाहिए आदिकाल के एवज में, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल, ठीक है ना, वीर गाथा काल कहा। और इसका समय क्या बताया? 1050 संवत से 1375 संवत, ठीक है ना। इसका काल बताया वीर गाथा काल का। तो पहला इन्होंने वीर गाथा काल में बांटा था हिंदी साहित्य के इतिहास को। और हम चूंकि आदिकाल ही देख रहे हैं लेकिन फिर भी हमने साहित्य विभाजन देखना शुरू किया, तो सारे के सारे जो कालों को है उनको भी साथ में देखते हुए चलें। यहाँ पर आदिकाल का साहित्य काल विभाजन तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो वीर गाथा काल इन्होंने कहा था, और जो दूसरा काल विभाजन था इनका इन्होंने उसको कहा था पूर्व मध्यकाल, या फिर इन्होंने भक्ति काल कहा, ठीक है ना। पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल इन्होंने कहा था इसको। भक्ति से संबंधित रचनाएं यहां पर लिखी गई थी, ठीक है ना, भक्ति काल। और इसका समय इन्होंने क्या बताया था? इसका समय इन्होंने 1375 से 1700 तक कहा, ठीक है ना। सर्वमान्य काल यही है, ठीक है ना। और जो तीसरा था उसको इन्होंने कहा था जो है रीतिकाल। 1700 से कब तक का समय है? यह 1900 तक का समय। और उसके बाद से चौथा जो इन्होंने भाग में बांटा वह क्या है? आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 से जो अब तक चला आ रहा है, ठीक है ना, 1900 से अब तक, ठीक है ना। तो इन्होंने इन 4 भागों में बांटा। सबसे महत्वपूर्ण है कि आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो आदिकाल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है, ठीक है ना। तो यह 3 नाम काफी महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में हमको देखना था। अब हम देख लेते हैं कि आदिकाल के विषय में किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए हैं, क्या क्या मत दिए हैं, ठीक है ना। इसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। आदिकाल के विषय में क्या क्या कहा है अलग अलग विद्वानों ने, तो यहां पर लिख लीजिए आदिकाल का नामकरण। अगर आदिकाल के नामकरण की बात करें तो किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम रखा है आदिकाल का, उसको समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला ग्रियर्सन का ही नाम आएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने इसको चारण काल कहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण है। चारण काल कहा है
किसने कहा है? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अब दूसरा जो है अगर शुक्ल जी को देखें, आचार्य शुक्ल जी, रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं इनको, शुक्ल जी कहते थे, आचार्य जी कहते थे। तो आचार्य शुक्ल जी ने क्या बोला इसको? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल, ठीक है ना। और जो तीसरा हम नाम देखेंगे ना वह क्या होगा? मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु ने इसको क्या बोला था? आरंभिक काल बोला था, मैंने पीछे आपको बताया, आरंभिक काल। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, शुक्ल जी ने वीर गाथा काल क्यों कहा इसको, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। शुक्ल जी ने 12 जो है साहित्य को, ग्रंथों को आधार बनाया था इसको कहने में, ठीक है ना। 12 जो है रासो साहित्य थे उनको आधार बनाया था कि जो है इस आधार पर कह सकते हैं कि जो है यह वीर गाथा काल है, ठीक है ना। वह कौन कौन से हैं एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग तो लिखिए 12 रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल कहा, वीर गाथा काल कहा। वह 12 रचनाएं कौन कौन सी थी उसको हम देख लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण है वो सारे, ठीक है ना। तो यहां पर जो पहला है हमारा वह क्या हो जाएगा? विजयपाल रासो, विजयपाल रासो। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? हमीर रासो, तीसरा हो जाएगा कीर्तिलता, चौथा हो जाएगा कीर्ति पताका। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह दोनों किसकी रचना है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचनाएं हैं, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। कीर्तिलता और कीर्ति पताका हो गया। 5वें नंबर पर क्या हो गया? खुमान रासो। हम लोग इन सब पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे, अलग अलग करके इन सबको भी आगे देखेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम लोग काल विभाजन देख रहे हैं, ठीक है ना। खुमान रासो हो गया। और छठा हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। इसका कोई क्रम नहीं है, पृथ्वीराज रासो। इसी क्रम में लिखे, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर 12 हैं उन सबको 12 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। 7वां हमारा क्या हो जाएगा? परमाल रासो। 8वां हमारा क्या हो जाएगा? खुसरो की पहेलियां। खुसरो की पहेलियां हो गया। और जसमयंक जय चंद्रिका, ठीक है ना। 9वां क्या हो जाएगा हमारा? जयमयंक जस चंद्रिका। 10वां हम लिख लेते हैं विद्यापति की पदावलियां, ठीक है ना। विद्यापति, चलिए इसको थोड़ा और साफ लिख देते हैं। विद्यापति की पदावली, ठीक है ना। और 11वां हमारा क्या हो जाएगा? परमाल रासो। 11वां परमाल रासो हो गया। और अंतिम हमारा जो 12वां है वह क्या हो जाएगा? जयमयंक प्रकाश, जयचंद प्रकाश, ठीक है ना। जयचंद प्रकाश।
ठीक है ना। तो इन 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने इसको वीर गाथा काल नाम दिया था, क्योंकि ये सारी रचनाएं वीरता से संबंधित थी, है ना। इसमें महत्वपूर्ण जो भी थे वो वीरता से संबंधित रचनाएं थी, इस वजह से इन्होंने इसको वीर गाथा काल कहा था, ठीक है ना। तो यह नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हमने देख लिया कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको चारण काल कहा, शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल कहा, मिश्र बंधुओं ने इसको आदिकाल कहा था। अब आगे जो हमारा नाम है ना वह कौन होंगे, यहां पर चौथे नंबर पर हमको किसको देखना है, गणपति चंद्र गुप्त देख लेते हैं। गणपति चंद्र गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त ने इसको प्रारंभिक काल कहा है, ठीक है ना। और कहीं कहीं पर शून्य काल भी इन्होंने इसको कहा है, ठीक है ना, यह भी लिख लीजिए। शून्य काल मतलब इसके पहले और कुछ था ही नहीं, तो हिंदी साहित्य था ही नहीं, तो वो शून्य काल हो गया, ठीक है ना। इन्होंने शून्य काल भी इसको इसीलिए कहा है, ठीक है ना। बहुत सारे विद्वानों ने बहुत कुछ बातें कही हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है डॉक्टर रामस्वरूप राम कुमार वर्मा का। परीक्षा में पूछा गया है कि संधि काल किसने कहा है, इन्होंने चारण काल भी कहा था, ठीक है ना। संधि काल कहने के पीछे क्या कारण था कि संधि काल इन्होंने अपभ्रंश का और हिंदी का संधि हो रहा था और हिंदी बन रही थी, ठीक है ना, इसलिए इसको संधि काल कहा है, ठीक है ना। चारण काल कहने का मतलब यहाँ पर चारण जो थे, जो राजा के दरबारी कवि थे उनको चारण कहा जाता था। ज़्यादातर साहित्य उन्होंने ही लिखा है, चारणों ने, चारण और भाट होते थे ना, तो चारण लोगों ने ज़्यादा साहित्य लिखा है, इस वजह से यहाँ को चारण काल भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यह हमने देख लिया राम कुमार वर्मा के बारे में। अब एक 4-5 विद्वानों को और हम देख लेते हैं कि इन्होंने और क्या कहा है। जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, इसको वीर काल कहा है। वीर काल, ध्यान रखिएगा, वीर काल कहा है, वीर गाथा काल नहीं। वीर गाथा काल कहा है शुक्ल जी ने, और वीर काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है और कई बार प्रश्न गलत हो जाता है। वीर काल और वीर गाथा काल में हम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात एक और मेरी छूट रही थी, अभी भूल ही जाता, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नाम दिया था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जी ने कहा था, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना है, यहां पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको बीज वपन काल कहा है, ठीक है ना। बीज बोने का काल, यानी हिंदी का बीज बोया जा रहा है, बीज वपन काल, ठीक है ना। और हम अगर और कुछ विद्वानों के बारे में यहाँ पर देख लें तो चलिए देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कितने हमने देख लिए यहाँ पर, 8 देख लिए, 4 और देखेंगे, 3-4 और देखेंगे हम लोग। 9वें नंबर पर हमको किसी को, राहुल, पंडित राहुल शंकरतायन, इन्होंने सिद्ध साहित्य पर बहुत काम किया था, ठीक है ना। तिब्बत से इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें घोड़े पर, खच्चर पर लाद लाद के, अपने सर पर ढो ढो के बहुत सारी पुस्तकों को इन्होंने भारत में लेके आई है, और काफ़ी काम किया इन्होंने इस पर, ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है पंडित राहुल शंकरतायन का, ठीक है ना, ठीक है ना। तो राहुल शंकरतायन ने इसको क्या कहा है, तो सिद्ध सामंत काल कहा है, ठीक है ना। इन्होंने सिद्ध सामंत काल इसको कहा है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें मोहन अवस्थी, तो इन्होंने आधार काल कहा है इसको। ये काफी महत्वपूर्ण नाम मैं लिखवा रहा हूं, आधार काल,
मोहन अवस्थी जी ने इसको आधार काल कहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक और नाम है काफ़ी महत्वपूर्ण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसको क्या कहा है? अपभ्रंश काल कहा है, ठीक है ना, अपभ्रंश काल। इन्होंने एक और नाम दिया था पुरानी हिंदी का काल, पुरानी हिंदी का काल, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और नाम हम लोग लिख लें क्या? काफ़ी महत्वपूर्ण नामों को तो हमने लिख लिया, लेकिन 2-4 नाम और हमारे जो बचते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने अपभ्रंश काल का ही समर्थन कर दिया था, ठीक है ना, तो इन्होंने भी अपभ्रंश काल कहा है। अपभ्रंश काल, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, पृथ्वीनाथ कमल ने कितना हो गया? 13वां, ठीक है ना। पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ, पूरा नाम था इनका कुलश्रेष्ठ। इन्होंने क्या कहा है इसको? इन्होंने कहा है अंधकार काल, अंधकार काल। ये कुछ महत्वपूर्ण है। और वासुदेव सिंह की अगर बात करें तो इन्होंने उद्भव का काल कहा है इसको। चलिए लिख ही लेते हैं इसको यहाँ पर कहीं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं 13 और ये 14, क्या? वासुदेव सिंह, इन्होंने क्या कहा है? उद्भव काल कहा है, उद्भव काल इसको कहा है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण हमने आदिकाल के नामकरण देख लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं और बन सकते हैं, पूरी संभावना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया इसका नामकरण, ठीक है ना। अब हम आदिकाल की रचनाओं की बात कर लें, आदिकाल की पहली रचना की बात कर लें तो आदिकाल की पहली रचना, तो आदिकाल की जो पहली रचना मानी जाती है वह श्रावकाचार मानी जाती है, ठीक है ना। श्रावकाचार 933 ईस्वी, इसका सन याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसमें कुल मिलाजुला कर 250 दोहे थे, ठीक है ना। 250 दोहों का यह संग्रह है श्रावकाचार, ठीक है ना। तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके रचनाकार की अगर हम बात कर लें तो कौन है? रचनाकार की अगर हम बात करें तो वह कौन है? देवसेन, देवसेन है, ठीक है ना। यह जैन कवि थे, जैन साहित्य से संबंधित जैन कवि, ठीक है ना। और अगर इसकी भाषा देखें ना तो श्रावकाचार की जो भाषा थी ना वह क्या थी? अपभ्रंश वाली जो पुरानी हिंदी है ना वह थी, ठीक है ना। अपभ्रंश, एक मिनट, अपभ्रंश युक्त पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी, ठीक है ना। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, यह पहली रचना थी, ठीक है ना। अब हमको कुछ और चीज़ें देखनी है यहाँ पर आदिकाल के विषय में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विशेषताओं को अगर हम देख लें तो आदिकाल की विशेषताएं आप यहाँ पर देखते चलिए। आदिकाल की विशेषताएं, अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इसको अलग अलग आधार पे हम इसकी विशेषताएं देख सकते हैं। जैसे अगर हम कला पक्ष देखें ना
कला पक्ष। तो कला पक्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आदिकाल में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे प्रबंध व मुक्तक दोनों प्रकार के छंद लिखे गए हैं, दोनों प्रकार की रचनाएं, छंद नहीं, प्रबंध काव्य भी लिखा गया है, मुक्तक काव्य भी यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर ऐसे लिखे ना कि लगभग सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, चाहे वो शब्दालंकार हो चाहे वो अर्थालंकार, ऐसे लिखें। पहले पेन बदल लें। सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और जो दूसरा बिंदु हम यहाँ पर देख लेंगे वह क्या हो जाएगा, प्रबंध व मुक्तक दोनों तरह की रचनाएं। प्रबंध साहित्य किसको बोलते हैं और मुक्तक साहित्य किसको क्या बोलते हैं, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक दूसरे से बंधी हो ना, जहाँ पे प्रबंधात्मकता हो, जहाँ पर एक दूसरे से बंधा हुआ चीज़ हो ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई रचना जहाँ पर लिखी जाए, पिछली घटना से अगली रचना जुड़ी हुई है, उसके बाद की रचना जुड़ी हुई है, जहाँ पर सारी रचनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हों, उसको प्रबंध काव्य बोलते हैं। जैसे रामायण हो गया, ये सारे प्रबंध काव्य हो गए, ठीक है ना। तो मुक्तक की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रत्येक पंक्ति जो है एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती है, स्वतंत्र होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मुक्तक जो है विधा वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, ठीक है ना। दोनों में विशेष अंतर यही है, मुख्यतः हमने इसमें यही अंतर देखा, ठीक है ना। अब जो अगला इसमें काफी महत्वपूर्ण है वह क्या हो जाएगा, डिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग। डिंगल व पिंगल शैली का प्रयोग। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिंगल किसको बोलते थे और पिंगल किसको बोलते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताना है। आपको पता है तो जरूर बताइएगा, जिससे और भी जो कमेंट देख रहा होगा ना उसको भी यह पता चल सके, ठीक है ना। तो सारी बातें मैं ही बताऊंगा, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है ना। तो डिंगल और पिंगल दो राजस्थानी और ब्रज भाषा के जो यहाँ पर अपभ्रंश मिश्रित थी, उनको बताना है किसमें किस भाषा में अपभ्रंश मिला हुआ था, तो डिंगल बना, किस भाषा में अपभ्रंश मिला तो वह पिंगल बना, ये आपको बताना है, ठीक है ना। मैं यहाँ नहीं बताने वाला हूँ इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी विशेषता हो गई। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर देख लें, यहाँ पर क्या मिलता है आपको, दोहा छंद, दोहा हो गया, चौपाई हो गया, छप्पय, छप्पय का विशेष यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है ना। छप्पय हो गया, गाथा, आल्हा छंद की जो है क्या है, प्रधानता है। तो यह काव्यगत विशेषता हो गई इसकी, ठीक है ना। कला पक्ष हो गया कि कला पक्ष में कौन कौन सी विशेषताएं इसकी हैं, तो यह सारी विशेषताएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सारी की सारी आपको याद रखनी है। अगर इसके भाव पक्ष को देखें ना तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पहला था कला पक्ष, दूसरा क्या है, भाव पक्ष। भाव पक्ष, अगर हम भाव पक्ष की बात करें तो यहां पर हमको क्या मिलता है, वीरों की रचनाएं आपको मिलती हैं, वीरता से संबंधित। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, या फिर स्टार बना के लिख रहे हैं तो स्टार बना के ही लिखें, तो क्या हो जाएगा, वीर गाथाएं। यहां पर आपको वीर गाथाएं अधिक मिलती हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, श्रृंगारिकता। यहां पर श्रृंगारिकता भी अधिक आपको देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो और अगर हम बात करें यहां पर तो क्या हो जाएगा, युद्धों का सजीव चित्रण। मैं बताता हूं आपको अभी, चित्रण देखिए होता क्या था ना, जो पहले के
कवि थे ना, जो चारण थे, वह काफ़ी अच्छे योद्धा भी हुआ करते थे। तो राजाओं के साथ वह युद्ध लड़ने भी जाया करते थे मैदान में, ठीक है ना। तो वह युद्ध लड़ते थे और जो देखते थे उसको लिखते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सजीव चित्रण आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे पृथ्वीराज रासो के साथ चंद्रबरदाई काफ़ी अच्छे योद्धा थे, वह भी कहा जाता है कि वह भी लड़ने गए थे पृथ्वीराज रासो के साथ। तो उन्होंने जो लिखा वो आंखों से देखकर ही लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे क्या होता है यहाँ पर, और अगला जो विशेषता है यहाँ पर भाव पक्ष, अगर इसकी देखें तो भाव पक्ष में क्या देखेंगे, रासो ग्रंथ। अभी हम रासो ग्रंथों पे अलग से चर्चा करेंगे, आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए भाव पक्ष की विशेषताओं में, ठीक है ना। रासो ग्रंथों व दरबारी साहित्य की प्रधानता, ठीक है ना। तो यहां पर यह आपको देखने को मिलता है इसके भाव पक्ष में, ठीक है ना। अब हम बात कर लें आदिकाल की पृष्ठभूमि। तो आदिकाल की पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो क्या होता था, केंद्रीय सत्ता का अभाव। मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, इसको लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए अगर आपको मन करे, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता था, केंद्रीय सत्ता का अभाव होता था, यहाँ पे कोई केंद्र में सत्ता नहीं होती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में राजा बटे होते थे, छोटे छोटे राज्यों को लेकर अलग राजा आपस में बटे हुए थे, ठीक है ना। और आपसी युद्ध भी हुआ करते थे। आदिकाल का जो समय था वहाँ पर क्या हो रहा था, अलग से आक्रमण भी हो रहे थे, तुर्कों के आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण भी हो रहे थे। तो वहाँ पर काफ़ी उथल पुथल का काल था, राजनीतिक स्थिति जो थी वो काफ़ी उथल पुथल थी, ठीक है ना। राजनीतिक सत्ता कोई स्थिर नहीं रह गई थी वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि वहाँ पर जब चूंकि युद्ध की चीज़ें ज़्यादा हो रही थी, युद्ध ज़्यादा हो रहे थे, तो वीरता से संबंधित रचनाएं भी वहाँ पर ज़्यादा इसीलिए लिखी गई थी, ठीक है ना। तो आदिकाल की राजनीतिक स्थिति आपने देखी कि केंद्रीय सत्ता का अभाव था वहाँ पर, और राजा जो थे अपने अपने छोटे छोटे राज्यों तक ही सीमित थे, और यही जो है युद्ध का कारण बनता था। वहाँ पर देश की कोई व्यापक जो है वहाँ पर परिभाषा उस समय बहुत ज़्यादा राजाओं के मन में नहीं थी, ठीक है ना। तो अपने अपने राज्यों को लेकर ही वह केंद्रित होते थे। अगर यहाँ की आर्थिक स्थिति को देखें तो जो यहाँ पर आर्थिक स्थिति ना बहुत अच्छी नहीं थी। जो निम्न वर्ग था या तो मध्यम वर्ग था, वह दोनों जो है काफ़ी परेशान रहते थे, काफ़ी गरीबी की स्थिति थी, और व्यापार वगैरह जो था यहाँ पर काफ़ी वह भी व्यवस्थित रूप से नहीं चल पाता था, ठीक है ना। हमेशा युद्ध हो रहा है, राजा हमेशा अपने राज्य के प्रसार में ही अपना दिमाग खपा रहा है, तो वहाँ पर आप यह समझ सकते हैं कि आर्थिक स्थिति किस तरह से होगी, ठीक है ना। और अगर सामाजिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी देखने को मिलती हैं। पहला यह था कि यहाँ पर नारियों की स्थिति बहुत खराब थी। यह सारे जो है बातें साहित्य से ही मिलती हैं, जो साहित्य लिखे गए ना ये सारे आदिकाल में, उन सबसे इन सारी बातों का हमको पता चलता है कि वहाँ की पृष्ठभूमि कैसे थी, आदिकाल में क्या क्या हो रहा था, ठीक है ना। वहाँ पर नारियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा यह कि वहाँ पर छुआछूत अधिक था। यह सारी बातें यहाँ पर आपको पता चलती हैं। तो कुछ चीज़ें हमने आदिकाल के बारे में यहाँ पर समझ ली है। अब हमको एक एक करके देखना है सारे रासो साहित्य क्या थे और बाकी जो साहित्य थे, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, इन सभी को जो है हम दोहराते हुए चलेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो चुकी होंगी, बहुत कुछ आपने रिवाइज कर लिया होगा। अतिरिक्त चूंकि यह रिवीजन क्लास था तो आपके पास कोई सब कुछ एक ही क्लास में समेट पाना इतना आसान नहीं है। रिवाइज करना मतलब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ते हुए चल रहे थे, ठीक है ना। तो एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने कुछ अतिरिक्त जानकारी यदि आदिकाल के बारे में जान रखी है, पढ़ रखी है, तो कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिएगा, जिससे औरों को भी पता चलता रहे, ठीक है ना। तो रिवाइज करना है ना हमको, हमारा मुख्य उद्देश्य रिवाइज करना है चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप करते रहिएगा और लोगों तक भी इसको शेयर करिएगा, जिससे सबको इसका लाभ हो सके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परीक्षा तो होनी है। जय हिंद।